भी वोटर राइट्स को लेके जो भी बात हो रही है उसमें भी आप देखेंगे कि मन से चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, दीपांकर जी हो, मुकेश सहनी जी हो, ये सब लोग बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं। बिहार के नौजवानों का बड़ा सवाल है रोजगार, बिहार का बड़ा सवाल है पलायन। अगर आप कह रहे हैं कि हमने औरतों को नौकरी दी है, रहे हैं कि बिहार में आज तुलना किससे होगी? दुनिया के दूसरे देशों से छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के जो दूसरे डेवलप्ड राज्य हैं, आज भी तुलना करते हैं कि लालू जी के जमाने में क्या होता था। अरे भाई, वो जमाना गुजर गया, बहुत पानी बह चुका है इस बीच में। 20 साल से आप है, धमकी दी गई, उसको गाली गलौज किया गया, वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फांसी लगा ली। तो ऐसी घटनाएं आज हो रही हैं। शर्मनाक स्थिति है कि इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। जब वो आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, यहाँ घुसपैठिए आ गए हैं, बिहार में एक परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, नीचे से बदलाव की जरूरत है। तो इसलिए सरकार बदलनी होगी और सरकार बदलेगी तभी बिहार के भीतर बदलाव। जो शाहीन बाग का आंदोलन चला, इसमें पूरे बिहार भर में मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से सामने आई, तो एक जरूरत इसकी है कि आप अगर पूरे देश के स्तर पर देखें तो इस हिंदुस्तान के भीतर महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले अगर किसी ने काम किया है तो वो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने की। हर तरफ वोटर अधिकार यात्रा की गूंज है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग की बातें भी सामने आ रही है। इलेक्शन बिल्कुल करीब है, शायद कि आने वाले चंद हफ्तों में आचार संहिता लागू हो जाए। इस बीच हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेंस एसोसिएशन एपुआ की जनरल सेक्रेटरी और CPI-ML पॉलिट ब्यूरो की सदस्य हैं मीना तिवारी जी। इनसे इन तमाम मुद्दों पर, खासकर विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को भाकपा माले किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, उसे चुनाव का मुद्दा बनाना चाहेगी और चाहेगी कि महागठबंधन भी उन मुद्दों के ऊपर बात करे और किस तरीके से तैयारियां चल रही है महागठबंधन की और माले की, इन सब मौजूद पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मीना जी, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। जी धन्यवाद। यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं इस वक्त, वोटर अधिकार यात्रा, बिहार से लेके देश भर की मीडिया में, सोशल मीडिया पर उसी का डिस्कशन है। अब तो चंद दिन बचे हैं, खत्म होना है। क्या लग रहा है इसका असर, क्योंकि जमीन पर आप भी गई हैं, घूमी हैं, इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट बिहार में पड़ेगा आने वाले असेंबली इलेक्शन पे? और जिस टॉपिक को लेकर के आप लोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस धांधली का इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं लगातार, उसके लिए भी राहुल गांधी ने बहुत सारे डेटा और सबूत भी सामने रखा है कर्नाटका दीगर जगहों से। क्या इलेक्शन कमीशन पे इसका कोई प्रेशर बनेगा, इसका कोई फायदा होगा इस यात्रा का? देखिए, इस यात्रा ने पूरे बिहार पर काफी जबरदस्त प्रभाव डाला है। आज बिहार का हर वोटर सजग हो गया है। जिस तरीके से कह लीजिए कि चुपचाप इलेक्शन कमीशन ने ये शुरुआत की थी, शुरू में एकदम अचानक ये फैसला लिया गया पुनरीक्षण का, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। उस वक्त इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने, भाकपा माले ने जनता के बीच इस सवाल को ले जाने का निर्णय लिया और उसके बाद लगातार इस मुद्दे को उठाया गया, इस पर आंदोलन लगातार हुए। इस पर पूरे बिहार का चक्का जाम का भी कार्यक्रम आपने देखा कि जुलाई महीने में हुआ था। और अब जो ये वोटर अधिकार यात्रा निकली है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी राजद की तरफ से, भाकपा माले के महासचिव कांग्रेस दीपांकर जी, मुकेश सहनी जी और अन्य तमाम नेता, ये सभी लोग बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं इस यात्रा में। और हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। खास तौर पे गरीबों को, जिनका नाम हटा देने की पूरी कोशिश थी इस वोटर पुनरीक्षण के जरिए, वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम आप जानते हैं काट भी दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से दबाव बना, अब ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने 90% से ज़्यादा लोगों का हमारे पास वो सर्टिफिकेट्स आ गया है और उनका नाम हम जोड़ रहे हैं। या फिर जिस तरीके से आधार कार्ड को एक सर्टिफिकेट माना गया नाम जोड़ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद इसको शामिल किया गया जो 12 सर्टिफिकेट्स है उसमें। तो ये एक बड़ी सफलता है। ये चुनाव कमीशन पे एक दबाव भी बना है। और अगर जनता की आप बात करें तो जनता ने इस चीज को समझा है कि अगर हमारा वोट चला गया तो हमारे बहुत सारे अधिकार छीन जाएंगे, क्योंकि कोशिश यही है कि गरीबों को कम से कम ये राइट्स मिले।
वोट देने का अधिकार हमारे देश में नागरिकों को स्वतः मिलता रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव कमीशन उनसे नागरिकता का प्रमाण मांग रहा है। तो ये नागरिकता का जो प्रमाण माना जा रहा है, आज आप वोटर लिस्ट के नाम पे इसको कर रहे हैं। इसमें से अगर आपका नाम छट गया तो जान लीजिए ये बिहार में कोशिश होगी कि उनकी नागरिकता को ही हम संदिग्ध बना दें, आसान के तरीके से एनआरसी वगैरह का स्टेप उसी तरीके से। बिल्कुल। तो इसलिए इसके खिलाफ लोगों में एक सजगता है और हर जगह इंडिया गठबंधन को भारी समर्थन मिल रहा है और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो सरकार हमारा वोट छीन सकती है वो हमारे बाकी तमाम संवैधानिक अधिकारों पर भी हमला करेगी। इसलिए लोग इस सरकार के खिलाफ, जदयू और भाजपा की जो सरकार चल रही है, बिहार में नीतीश जी, दिल्ली में मोदी जी जो बैठे हुए हैं केंद्र में, इनके खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है वो गुस्सा भी नजर आ रहा है और एक बदलाव का मूड इस यात्रा के जरिए, कह लीजिए, बिहार की जनता में बदलाव का मूड नजर आ रहा है। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि जो बीएलएज हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं आ रही है, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा रही है, ये कहा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई। क्या आप लोगों ने कोई आपत्ति सही हकीकत में दर्ज नहीं कराई है? दूसरी बात, झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। इस मामले में लगातार ये 0-0 दिखा रहे थे जब हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया, क्योंकि लगातार नीचे से ये दिया जा रहा है उनको। कुछ प्रेस रिलीज आप लोगों ने जारी भी किया था, प्रेस रिलीज जारी किया। आप देखिए कि मंटू पासवान जी सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पर उनको खड़ा किया गया, जीवित व्यक्ति को आपने मृत की श्रेणी में डाल दिया और लगातार हम लोग नीचे दे रहे थे। लेकिन इनका कहना था कि जो फॉर्म है उस फॉर्म में आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम ये 0 दिखा रहे हैं। लेकिन जब फॉर्म में भी भर कर दिया गया तो शुरुआत में विभिन्न बहाने से ये उस नाम को दर्शा नहीं रहे थे, लेकिन अब जाकर के चुनाव कमीशन ने हमारे 53 एप्लीकेशन को, जिस एक एप्लीकेशन में कई सारे नाम होते हैं, उन नामों को इन्होंने स्वीकार किया है और अब ये दिखा रहे हैं कि माले की तरफ से इतनी आपत्तियां मिली हैं। और उसमें भी जो इनकी शर्त है कि कोई बीएलए एक दिन में 10 नाम ही दे सकता है। जब इस पर सवाल किया गया कि भाई इससे तो, अगर मान लीजिए किसी गांव में बड़ी संख्या में लोगों का नाम कटा है, 300 लोगों का नाम कटा है, आप एक दिन में 10 का ही दे रहे हैं तो उसको पूरा 1 महीना लगेगा नाम जुड़वाने के लिए। तो यहाँ बिहार में जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बीएलए जो है वो ज़्यादा नाम भी दे सकता है। लेकिन नीचे जो हम लोग देख रहे हैं, नीचे के अधिकारी उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 ही नाम हम एक बार में लेंगे एक बीएलए से एक दिन में। तो इस तरीके से चुनाव आयोग अभी भी जो एक बाधित कर रहा है कि कम से कम नाम आए, लेकिन अब नीचे सजगता है, लोग अपने वोट को बचाने के लिए सजग हो गए हैं और ये नाम दिया जा रहा है। और देखिए चुनाव कमीशन को तो हम लोगों ने उसके बाद भी, ये जो 53 एप्लीकेशन दिखा रहे हैं उसके बाद भी कई आवेदन दिए गए हैं नाम जोड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम चुनाव आयोग जो हमारी सही संख्या है उसको दिखाएगा। क्या आप लोग सिर्फ यात्रा कर रहे हैं या नीचे सतह पे जो आपके कैडर्स हैं, महागठबंधन के कैडर्स, वो कुछ काम भी कर रहे हैं? कि जैसे जदयू का हमने देखा कि जदयू ने टीमें बनाई हैं पूरे बिहार में, जाके लोगों के नाम सही करवा रही है, डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइड कर रही है, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, ये चीज़ें जदयू की तरफ से हो रही है। क्या महागठबंधन भी इस तरह काम कर रही है पूरे बिहार के अंदर? देखिए, आश्चर्यजनक तो ये है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बीएलए भर्ती करने की बात बीजेपी ने की और जदयू ने भी कहा, लेकिन एक भी आपत्ति बीजेपी या जदयू की तरफ से नहीं दर्ज किया गया। तो हमारे महासचिव ने तो ये सवाल भी उठाया कि जो आप लाखों नाम कटने का जो दे रहे हैं लिस्ट, उसमें बीजेपी और जदयू का क्या कोई भी उसको वोट देने वाला व्यक्ति नहीं है कि उसने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की? तो इन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। अभी ये जरूर कहा जा रहा है कि ये नाम जुड़वाने में बहुत सजग है। अब ये देखना है कि ये वास्तव में सही लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं या जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ कि एक ही घर में जो है एक छोटे से कमरे में 64 लोगों का, 70 लोगों का आप नाम दिखा रहे हैं। कर्नाटक में जो दिखा, यहाँ भी तो कुछ नाम सामने आ रहे हैं, यहाँ भी इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं। जगहों पे तो ये अगर गड़बड़ी करने में इनके लोग सजग हैं तो बहुत गड़बड़ी इस बार इनकी नहीं चल पाएगी, क्योंकि नीचे जमीन पर हमारे माले के साथी
इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के साथी भी लोग नीचे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। अब बूथ की जो बूथ लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, उससे हम लोग मिलान कर रहे हैं। शुरू में तो इन्होंने जिनका नाम कैंसिल किया गया था उसका कारण नहीं दिया था कि वो मृत हैं या वो माइग्रेशन है उनका या क्या है। अब जाकर के जब ये लिस्ट मिली है उसके बाद लगातार ये चीज़ें चेक की जा रही हैं और लोगों का नाम जुड़वाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। चुनाव जो करीब है, क्या सिर्फ वोटर अधिकार पर बात होती रहेगी? यकीनन इस पे तो बात होगी क्योंकि बड़ा सवाल है, या और भी ऐसे मुद्दे अहम हैं जो बिहार चुनाव में डिस्कशन में आएंगे और महागठबंधन उसको लेकर आएगी? क्योंकि युवाओं के बेरोजगारी का मसला, पलायन का इशू, लगातार प्रशांत किशोर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी करते रहे, लेकिन अभी इन दिनों जो है ये मुद्दा दबा हुआ है। वीमेंस के बहुत सारे मसाइल हैं, युवा, उसी तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के मसाइल हैं, SC STs के मसाइल हैं। क्या ऐसे कौन से अहम मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं जिस पर बात आप लोग करेंगे या करना चाहिए? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा तो निकली है कि वोटर्स का जो राइट है वोट डालने का उसको बचाया जाए। तो पहले तो हम इस अधिकार को बचाने के लिए उतरे हुए हैं। और वोटर्स का ये अधिकार हम क्यों बचाना चाहते हैं, वोट क्यों देना चाहती है जनता, उसका कारण सीधा सा है कि बिहार के भीतर पिछले 20 वर्षों से जो ये सरकार चल रही है भाजपा और जदयू की, अब इनका समय खत्म हो रहा है। बहुत दिनों तक लोगों ने इनसे उम्मीद की, बहुत दिन तक इनके आप कह लीजिए कि जुमलों पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन धीरे धीरे इस बार ये स्थिति साफ दिख रही है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता उन सवालों को उठा रही है। बिहार के भीतर आप देखेंगे कि जब महागठबंधन की सरकार थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस वक्त जो बिहार में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण से जब ये पता चला कि बिहार की 64% आबादी, 64% परिवार बिहार के, वो 10,000 रुपये से कम आमदनी उनकी महीने की है। 34% परिवार जो हैं, करीब 94 लाख परिवार, ये 6,000 रुपये से भी कम पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। और ऐसे में जब हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, तब सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई कि इनके आर्थिक विकास के लिए ये कुछ रोजगार कर सकें, इसके लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को दिया जाए। लेकिन ये कहीं भी नीतीश जी की सरकार ने इसको लागू नहीं किया। ये जिस तरीका लिया गया कि पहले आप अपना आय प्रमाण पत्र जमा कीजिए, अब आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ही गरीबों के बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, आपने देखा पिछले दिनों। तो ये 20 वर्षों में बिहार की इन्होंने ये हालत बना दी है कि यहाँ की 64% आबादी वो 10,000 रुपये से कम पर आज के समय में जिंदगी गुजर बसर कर रही। तो कौन सा विकास इन्होंने किया? नीतीश कुमार जी खुद को विकास पुरुष के रूप में प्रचारित करते रहे। जैसे महिलाओं की बात की जाए तो हमने देखा कि गांव में साइकिल दे करके उन्होंने लड़कियों को तालीम से जोड़ा, शिक्षा से जोड़ा। 10th 12th ग्रेजुएशन में अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप उन्होंने बच्चियों के लिए जारी किया, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। आशा को हमने देखा, आशा बहाली उन्होंने किया, बहुत सारी औरतों को रोजगार उससे मिला। तो ये सब तो तरक्की का काम उन्होंने किया ना। और खवातीन की बात जरा लड़कियों से जाकर के पूछ लीजिए, आज के समय में स्कूल कॉलेज जो लड़कियां जा रही हैं उनसे खुद बात करके देखिए। हम लोगों ने तो बात की है, और वो लड़कियां कह रही हैं कि जो स्कॉलरशिप में पैसा हमको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा हमारा एग्जामिनेशन फीस और तमाम दूसरे मुद्दों पर जो है वो हमसे लिया जा रहा है। एक समय में निश्चित रूप से साइकिल मिली थी लड़कियों को, और ये अच्छी योजना थी, हम इसका विरोध नहीं किया। हम लोगों ने ये कहा उस समय, हालांकि उस समय नीतीश जी ने इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी शुरू की थी कि एक तरफ लड़कियों को साइकिल दे रहे थे और दूसरी तरफ पूरे बिहार में शराब की दुकान खुलवा रहे थे, और ये कह रहे थे कि शराब नहीं बेचेंगे तो बेटियों को साइकिल कहाँ से देंगे। तो बहुत बड़ी कीमत इन्होंने वसूली भी बिहार की महिलाओं से। लेकिन खैर, बिहार की औरतें इतना संघर्ष में आगे आई कि इनको शराबबंदी की घोषणा करनी पड़ी। अलग बात है कि आज वो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से नाकाम है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा, और महिलाएं इसके खिलाफ फिर से बोल रही हैं। तो बहरहाल, लड़कियों को जो स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप बहुत उनके काम का नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात कि बिहार में स्कूलों की संख्या घटाई जा रही है। आप बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ
जो दलितों के टोले में, गरीब टोले में जहाँ कम स्टूडेंट थे, वहाँ पर आप 2 स्कूल को मर्ज कर दे रहे हैं और इस नाम पे बिहार के बीते 3000 से ज़्यादा स्कूल घट गए हैं। बिहार की लड़कियां जो मैट्रिक पास कर चुकी हैं वो कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन उनके पंचायत में, उनके ब्लॉक में कोई महिला कॉलेज नहीं खुला है जहां वो आगे की पढ़ाई कर सके। और जो बिहार में कॉलेज चल रहे हैं उस कॉलेज की हालत ये है कि वहां बच्चे सिर्फ अपना नाम लिखवाने जाते हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं, बाकी वो पूरी तरह से निर्भर है कोचिंग पे। तो बिहार में शिक्षा की तो ये बदहाल हालत आपने करके रखी है 20 साल में नीतीश जी आपने। अगर आप कह रहे हैं कि हमने औरतों को नौकरी दी है, आज भी बिहार का डाटा, हम कह रहे हैं कि बिहार में आज तुलना किससे होगी? दुनिया के दूसरे देशों से छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के जो दूसरे डेवलप्ड राज्य हैं कम से कम उनसे तो तुलना होगी। आप आज भी तुलना करते हैं कि लालू जी के जमाने में क्या होता था। अरे भाई, वो जमाना गुजर गया, बहुत पानी बह चुका है इस बीच में। 20 साल से आप हैं, तो इन 20 वर्षों का हिसाब तो आपको देना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो अभी भी बिहार के भीतर औरतों का रोजगार में जो हिस्सा है वो देश के तमाम दूसरे राज्यों से काफी कम है। आप जिस आशा की बात कर रहे हैं, आशा की स्थिति यह है कि आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए, तमिलनाडु में करीब उनको 20,000 रुपये महीने में मिलता है, और आप बिहार में क्या दे रहे हैं? लगातार जब इस पर महिलाएं आंदोलन की हैं तो इस बार आपने कुछ बढ़ाने की घोषणा की। उसी आशा से, जिस आशा पे आप कहते हैं कि बिहार की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की ये रीढ़ है। स्कूल में जो महिलाएं खाना बनाती हैं, मध्याह्न भोजन, उन महिलाओं को आप क्या दे रहे हैं? 1600 दे रहे थे, अभी उसको आपने 3300 करने की घोषणा की। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार, एक महिला क्या 3300 रुपये में, और वो भी साल के 10 महीने, अपना परिवार चला सकती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में ये हालत है, रोजगार के क्षेत्र में अभी भी महिलाएं जो हैं वो बहुत कम पैसा पा रही हैं। और जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि बिहार में गरीबी बहुत ही भयानक है। इस गरीबी की वजह से लोगों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेना पड़े। जिस जीविका की बात बिहार में सबसे ज्यादा होती रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने कहा कि बिहार में हमने लाखों महिलाओं को लखपतिया दीदी बना दिया है। नीतीश कुमार जी भी कहते रहते हैं, आप गांव की जाकर के किसी भी गांव में चले जाइए और 5 महिलाओं से जरा इसकी चर्चा कर दीजिए, देखिए वो मोदी जी और नीतीश जी के खिलाफ कितना गुस्से में बोलती है। क्योंकि सच्चाई यही है कि जीविका समूह जिस काम के लिए बना था कि इससे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा, महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होंगी, आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी बन पाएंगी। सच्चाई यही है कि आप जिन 1.5 करोड़ महिलाओं को कहते हैं कि हमने जीविका में जोड़ा है, बिहार की सरकार का दावा है कि 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जीविका में हैं। इसमें से आप कुछ महिलाओं को कहीं पे सफाई का कोई काम दे देते हैं, कहीं दीदी की रसोई के नाम पे कुछ काम दे देते हैं, कहीं पे कोई किसान वाला काम दे देते हैं, कुछ गिने चुने काम, कुछ हजार महिलाओं को आप ये काम देते हैं और यही हमेशा आप अखबारों में छपवाते हैं और प्रचार करते हैं। सच्चाई यही है कि लाखों महिलाएं जो इसमें जुड़ी हुई हैं वो आज भी कह रही हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे रोजगार की गारंटी करो। और हम जो पैसा जमा करते हैं, जो 10-10 रुपए वो हर सप्ताह जमा करती है, उस पर भी उनको सूद भरना पड़ता है और उन्हीं से पैसा लिया जाता है जो गांव का जीविका का संचालन करने के लिए, सीएम का मानदेय देने के लिए। ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम अभी भी बिहार में लागू है। जीविका में जो महिलाएं शामिल हैं उनको अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से लोन नहीं मिल पाता है, कर्ज नहीं मिल पाता है, और इसलिए उनकी मजबूरी बन जाती है कि कर्ज लेने के लिए वो या तो महाजन के पास जाती हैं या फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और नॉन बैंकिंग कंपनियां बिहार के भीतर एकदम कह लीजिए कि चारों तरफ जो फैली हुई हैं, उनके पास उनको जाना पड़ रहा है। और सच्चाई ये है कि ये कंपनियां आज महिलाओं को, खासतौर पे गरीब महिलाओं को लूटने का एक जरिया बन गई। बिहार के भीतर हम लोगों ने देखा, मुजफ्फरपुर में
बुखली देवी और उसके पति ने पिछले साल सुसाइड की, क्योंकि जिस तरह से किस्त वसूली के लिए ये लोग दबाव बनाते हैं, एक बार में पैसा तो दे देते हैं, लेकिन उस पे सूद का जो दर होता है वो 30% 40% तक सूद दर ये ले रहे हैं। और हर सप्ताह उनको या हर महीने जो भी फिक्स है, जब किस्त उनको देना होता है, महिलाएं अगर नहीं दे पाती हैं तो उनको इस तरह से अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उनका आधार कार्ड जो है वो एक तरह से सील कर दिया जाता है। उनके घर के सामान बेच देने की बात होती है, लड़कियों को उठा लेने की बात की जाती है, यहाँ तक धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर में लाश भी पड़ी रहेगी लेकिन तुमको हमारा किस्त चुकता करना है। और इसकी वजह से बिहार में आज हजारों परिवार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के अत्याचार की वजह से पलायन कर चुके हैं। उनके घर में ताला बंद है, वो घर छोड़ करके कहाँ रह रहे हैं, वो किसी तरह से कहीं जाके कमाने की कोशिश में है कि लौट के हम इस कंपनी का कर्ज चुकता कर पाए। अभी आपने देखा पालीगंज में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। जिस तरीके से आकर के और धमकी दी गई, उसको गाली गलौज किया गया, वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फांसी लगा ली। तो ऐसी घटनाएं आज हो रही हैं बिहार के भीतर। लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, ये नॉन बैंकिंग कंपनियां, इनके खिलाफ हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है, कोई उन पे अंकुश नहीं है कि वो सूद कितना लेंगी, कोई उन पे अंकुश नहीं है कि किसी के घर में जाके वो रात के 11 बजे तक बैठी रह रही है। उस घर में जवान लड़कियां हैं, औरतें हैं, लेकिन वो वहां बैठे हुए हैं कि जब तक पैसा नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। तो ये जो अत्याचार प्रताड़ना बिहार की महिलाओं का हो रहा है, इससे बिहार की महिलाएं इस सरकार से अब टूट चुकी हैं। आप बता रही हैं, अभी आपने जीविका दीदी के मसाइल बताया, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है, आशा की मसाइल भी आपने बताया, ये माइक्रो फाइनेंस का इशू भी आप बता रही हैं। इन इशूज़ पे अलग अलग संगठन तो प्रोटेस्ट करते नजर आती हैं, जो इनके अपने संगठन होते हैं। महागठबंधन विपक्ष के तौर पे इन इशूज़ को लेकर उस तरीके से मुखर हो नजर नहीं आते, उस तरीके से सड़कों पे नजर नहीं आती है, उस तरीके से आवाज इसको इशू नहीं बनाया जा रहा है। इसमें कहाँ पे कमी है? फिर क्या इलेक्शन में इनको आप मुद्दा बना पाएगी महागठबंधन, आपको लगता है? देखिए, महागठबंधन का घोषणा पत्र बन रहा है। घोषणा पत्र में हम समझते हैं कि निश्चित रूप से ये तमाम सवाल शामिल किए जाएंगे और कम से कम मैं भाकपा माले के बारे में कह सकती हूँ, अपने महिला संगठन आपवा के बारे में कह सकती हूँ कि हम लोग लगातार इन सवालों को उठाते हैं, लड़ते रहे। बिहार की विधानसभा के सामने हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया है, विभिन्न जिलों में हम लोगों ने लगातार इसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। आंदोलन हमारे हाथ में अभी आंदोलन है, हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। कल हमारे हाथ में जब तय करने का वक्त आएगा, वोट देने का वक्त आएगा, आप देखिएगा बिहार की महिलाएं किस तरह से फैसला लेती। तो लोग लड़ रहे हैं और ये जो लड़ाई चल रही है, इस पूरे आंदोलन को विभिन्न जन संगठन जो भी लड़ रहे हैं, इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो इनके साथ खड़े हैं। अभी वोटर राइट्स को लेके जो भी बात हो रही है, उसमें भी आप देखेंगे कि मन से चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, दीपांकर जी हो, मुकेश सहनी जी हो, ये सब लोग बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं। बिहार के नौजवानों का बड़ा सवाल है रोजगार, और रोजगार के प्रश्न पर ये बोल रहे हैं। बिहार का बड़ा सवाल है पलायन, उस पलायन के खिलाफ आज ये अपने तमाम वक्तव्यों में आप देखेंगे कि ये इन मुद्दों को उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। बिहार के भीतर है गरीबी, यहाँ की शिक्षा, यहाँ जो हॉस्पिटल की जो बदतर हालत है, ये तमाम सवाल आप वोटर अधिकार यात्रा में कहीं का भी देख लीजिए, विभिन्न तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं। जनता की तरफ से भी उठ रहे हैं और नेताओं की तरफ से भी ये बात आ रही है कि इन मुद्दों पर हमारा आगे आंदोलन, हमारी आगे बात चलेगी। अच्छा, ये जो बेसिक इश्यूज हैं, इनके साथ साथ बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति भी होती है, प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का सवाल भी होता है। अभी हमने देखा कल राहुल जी ने जो है नाम लिया, पेरियार साहब का भी नाम लिया उन्होंने, उसके अलावा दीगर जो महापुरुष रहे हैं इसे ओबीसी समाज के, उनका नाम लिया उन्होंने। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा ये नाराजगी रहती है। अभी सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो एक बहस हमेशा जारी रहती है। वो लोग जो महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उनके वोटर्स हैं, वो भी ये शिकायत करते नजर आते हैं कि मुसलमानों को उस तरह नुमाइंदगी टिकट बंटवारे में नहीं दी जाती है। उसी तरीके से लीडरशिप में पॉलिटिकल पार्टियों में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है।
क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नजर नहीं आते हैं। इसको आप किस तरह देखती हैं? भाकपा माले के तो विधायक दल के नेता हैं कॉमरेड महबूब आलम, तो हमारे विधायक दल का सर्वोच्च पद तो आप देख रहे हैं है। हमारे संगठन में भी अब सभी पार्टियों का क्या स्ट्रक्चर है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भाकपा माले का सवाल है, भाकपा माले लगातार माइनॉरिटी के सवाल को उठाता रहे। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है मुस्लिम समुदाय के सामने कि जिस तरीके से उनके तमाम अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है, जो वक्फ बोर्ड का कानून आया, बीजेपी जो लेकर के आई, उसके खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा रहा है। उस सवाल को इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने उठाया है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, या मान लीजिए हमारा जो अभी संविधान जिस तरीके का है कि इस देश के भीतर आप किसी की नागरिकता उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसकी क्षेत्रीयता के आधार पर तय नहीं कर सकते हैं। सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, सबों की इस देश में बराबर की हिस्सेदारी है। ये जो हमारे संविधान के प्रस्तावना के जरिए जो बात सिद्ध होती है, उस संविधान को बचाने की ही तो आज लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, राहुल गांधी जी को भी आप देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा इसी विषय पे बोल रहे हैं कि हमको अपने संविधान को बचाना है, जिस संविधान को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। तो ये संविधान ने जो अधिकार दिया है कि इस देश का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म का अनुयायी हो, वो सारे लोगों के बराबर अधिकार है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बहुत शर्मनाक स्थिति है कि इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है। बिहार में जब वो आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, यहाँ घुसपैठिए आ गए हैं, तो यहाँ का जो रोजगार है वो रोजगार आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। जबकि सच यही है कि संसद के भीतर जब सवाल किया गया था कि बिहार में कितने घुसपैठिए हैं, तो जवाब आया कि अभी तक नहीं मिले। 19 संसद में जब ये बात कही जा रही है और उसके बाद आकर के अगर प्रधानमंत्री इस भाषा में बोल रहे हैं, जिनकी बातों को गांव-गांव तक व्हाट्सएप से लेकर तमाम मीडिया के जरिए पहुंचाया जा रहा है, तो ये किस तरह का विमर्श बिहार के भीतर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सच्चाई तो यही है कि अगर हिंदुस्तान के भीतर, इस बिहार के भीतर रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो सरकार की नाकामी है। ये सरकार जो केवल अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है, बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए इसके पास यहाँ पे कोई रोड मैप नहीं है। ये सारा मुनाफा कैसे वो लोग कमाए, बस इसी में ये लगी हुई है। यहाँ पलायन रोकने के लिए यहाँ कारखाना लगाने की जरूरत थी, क्या नीतीश जी और मोदी जी के समय में कोई कारखाना लगा? पलायन रोकने का क्या कोई ठोस यहाँ की कृषि, आज भी यहाँ की कृषि जो है वो बस किसी तरह से जीवन यापन करने वाली कृषि है। बड़े बड़े किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या कृषि की स्थिति को सुधारने की कोई कोशिश यहाँ की सरकार ने की, नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ने? तो ये तमाम मामले पर जनता के साथ ये खड़े नहीं हैं, ये पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं और बिहार के भीतर ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा धन, तुम्हारी संपदा जो है वो घुसपैठिए ले जा रहे हैं। तो ये जो विभाजनकारी राजनीति हम देख रहे हैं बिहार के भीतर हो रहा है, लोग भी अब समझ रहे हैं इसको, और इसको रोकने में इंडिया गठबंधन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। ये जो लड़ाई है इसमें तो खैर सबसे ज़्यादा देखा जाए एज अ कम्युनिटी तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मजबूती से खड़ी नजर आती है। तो ऐसे वक्त में ये सवाल बनता है कि जब सचर कमेटी रिपोर्ट बता रही है कि एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है, पिछड़ों दलितों से भी पीछे है, तो ऐसे में क्या उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए मैनिफेस्टो में इशूज होने चाहिए कि नहीं, या उसी तरीके से लीडरशिप में उनको जगह मिलनी चाहिए कि? ये तो सवाल तो खड़ा होता है नहीं, ना। बिल्कुल आपका तो इस पर क्या महागठबंधन गौर करेगी इस बार? बिल्कुल इस पर गौर करेगी, नहीं कर रही है इस पर। ऐसा नहीं, हमने तो पहले ही कहा ना कि हमारे तो विधायक दल, विधानसभा में जो हमारी ताकत जो भी है बिहार की, उसमें तो हमारे विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम है,
और बिहार के भीतर जहां कहीं इस तरह की कोई भी घटना हुई हो, वहां पर आप देखेंगे कि हम लोग खड़े नजर आते हैं। अभी कल की घटना है पटना में ही चितकोहरा में, जिस तरह से एक मासूम बच्ची को जलाकर मार डाला गया स्कूल के भीतर। मैं खुद गई थी वहां, कल शाम को उसकी माँ से, स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी बच्चियों से बात हुई है। जिस तरह से वो माइनॉरिटी समुदाय की लड़की थी और पूरा पुलिस प्रशासन इस मामले में खुलकर अपराधियों के बचाव में लगा हुआ है। लड़कियां नाम ले रही हैं कि वहां अनिल कुमार नामक शिक्षक है जो लड़कियों का ही नहीं, टीचर तक का, लेडी टीचर तक का यौन उत्पीड़न करता रहा है, और इसके खिलाफ ये लड़कियां मुखर थी, इसलिए उनको जिंदा जला करके मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है, लेकिन हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ऐसी जहां कहीं भी कोई भी घटना हुई है, नीतीश सरकार का तो दावा है, जदयू के लोगों का दावा है कि यहाँ सब कुछ बेहतर है, जंगल आज खत्म हो चुका है। मनीष वर्मा कल कह रहे थे कि स्पीच में कि जब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा है, अमन का माहौल है, तो लोगों को नजर नहीं आ रहा है। चितकोहरा में दिन दहाड़े स्कूल के भीतर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये लोग नारा देते हैं, और स्कूल के भीतर लड़की मारी जा रही है, पढ़ने वाली जगह पे मारी जा रही है। ये अगर इनका मंगल राज्य है तो आप समझ ले सकते हैं। बगल के पालीगंज में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है क्योंकि घर चलाने के लिए जरूरत के समय जो वो कर्ज लिए हुए था, कर्ज चुकता करने के लिए इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया कि वो उसकी जान चली गई। अपराध की घटनाएं आप लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग रोज इन घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। कोई बड़ा बिजनेसमैन अपने घर के गेट के सामने मार डाला जा रहा है, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल के भीतर एडमिट है वहां मार डाला जा रहा है, राह चलती औरतों के कभी चेन छीने जा रहे हैं, कभी पर्स छीना जा रहा है, लगातार महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। गरीब जो हैं वो उजाड़े जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे, जमीन तो नहीं मिली। अगर वो किसी तरीके से कहीं रह रहे हैं तो उनको वहां से उजाड़ा जा रहा है। रोजगार की जो हालत है वो आप लगातार देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो सरकार भले गुडविल में रह ले, ये जो भी अपना मैंने फील कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्थिति है, इनकी फीलिंग जो हो, जनता की फीलिंग यही है कि ये सब अब तक की सबसे भ्रष्ट, अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाली सरकार है, और इस सरकार को अब बिहार से हटाना जरूरी है। बिहार में एक परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, नीचे से बदलाव की जरूरत है। वो नीचे का बदलाव तभी हो पाएगा जब ऊपर से अपराधियों को जो संरक्षण मिल रहा है, ऊपर से भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण मिल रहा है, ये खत्म। तो इसलिए सरकार बदलनी होगी, और सरकार बदलेगी तभी बिहार के भीतर एक बदलाव। आखिर में मैं चाहूंगा, चूंकि आप एपवा की प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं वीमेन इश्यूज पे फोकस भी कर रहा हूँ। आधी आबादी का तरक्की के बगैर अगर हम समाज और स्टेट की तरक्की का सोचे तो ये मुमकिन नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है कि मुस्लिम महिला एमएलए की तादाद लगातार घट रही है। पिछले चुनाव में सिर्फ 26 जीती, उससे पहले 28, उससे पहले 34 लोग जीते थे। तो इसका क्या कारण है? दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि 50% आरक्षण दिया गया पंचायती राज के अंदर महिलाओं को, मगर हर जगह मुखिया पति और सरपंच पति सुनने को मिलता है। इसका क्या रीज़न है? इसका सोल्यूशन क्या है? इस पर क्या आप लोग काम कर रही हैं? पिछली बार हमने देखा कि माले ने भी एक भी महिला को सीट नहीं दिया 20 के विधानसभा चुनाव में। एक सीट थी। क्या इस बार तादाद बढ़ेगी एमएलए की, और क्या टिकट बंटवारे में भी तादाद बढ़ेगी? देखिए, मैं एपवा की महासचिव हूँ, और हम लोग लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, और ये तभी बढ़ेगा जब एक कानून ऐसा हो जो महिलाओं को ये अधिकार दे। और इसलिए हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी। ये अभी मोदी जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने पास किया, ये तो ऐसा झुंझुना है कि ये 2029 में भी लागू होगा कि नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इसको जोर दिया है कि जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद हम इसको लागू करेंगे। लेकिन सच क्या है कि भाई आपको 50% रिजर्वेशन देना है या 33% देना है,
अभी 33% का आपने कानून पास किया है, तो 33% अभी आपकी जितनी सीट है लोकसभा की, आप उसका 33% रिजर्व करिए। तो आपने आरक्षण बिल पास भी कर दिया और आरक्षण मिला भी नहीं महिला। तो ये जो भाजपा का खेल है कि कहने के लिए वो महिलाओं को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके सारे अधिकार छीन लिए जा रहे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन है उसमें हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं किसी भी दल को कि वो अपनी तरफ से बहुत उदारता दिखाए। महिलाओं को लड़ना होगा, भाकपा माले हो या कोई भी दल हो, उस दल के भीतर जो भी महिलाएं हैं वो महिलाएं आवाज उठा रही हैं। निश्चित रूप से आवाज उठाना चाहिए, बीजेपी और जदयू को छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, और ये सीट तभी मिल पाएगी जब इसको अनिवार्य बना दिया जाए। और अनिवार्य बनाने के लिए जरूरी है कि ये महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाए। इसलिए हम तो अभी भी मांग करेंगे कि ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव से पहले सरकार कोई व्यवस्था करे, केंद्र की सरकार, और वो इस बिल को लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव ले, इसको पास करवाए कि इसमें आरक्षण मिल सके। बाकी जहां तक बात है तो देखिए, हमारा जो फ्यूडल समाज है, हमारे समाज में आज भी सामंती मूल्य हावी हैं। हमेशा ही महिलाओं को पीछे रखा जाता है। इसलिए अगर महिलाएं बन भी गई हैं, पहली बात ये जान लीजिए कि बिहार में जो 50% पंचायतों में आरक्षण है, ये किसी की दया से नहीं मिला है। दावा भले नीतीश कुमार जी करें कि हमने दिया, सही बात है कि उन्हीं के समय ये लागू हुआ है, लेकिन सच ये है कि बिहार की महिलाएं राजनीतिक रूप से सचेत हैं और बहुत लंबे समय से बिहार की महिलाएं आंदोलन में। वो आप ग्रामीण इलाके में देख लीजिए कि जब से लाल झंडा शुरू हुआ, हमने देखा कि गांव की महिलाएं मजदूरी के आंदोलन को लेकर, समानता के सवाल को लेकर के वो बाहर निकलती रहीं, जिस पर मध्यम वर्ग पहले मजाक भी करता था कि ये झंडा ढोने वाली औरतें हैं। लेकिन वो औरतें लड़ी। यहाँ 74 का आंदोलन हुआ, उसमें हमने देखा कि औरतें लड़ी, और ये जो महिलाओं की भागीदारी थी, इसने कहीं ना कहीं बिहार के भीतर पंचायतों में महिला के लिए 50% आरक्षण का एक जमीन तैयार की। लेकिन ये सच है कि ये आरक्षण मिलने के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं इसको खुद लागू नहीं कर पा रही। तो पहली बात कि इसके लिए जो जरूरी चीज है कि सरकार की तरफ से जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, जो माहौल बनाया जाना चाहिए था, इन महिलाओं के भीतर अपने अधिकार को लेके, अपनी ड्यूटी को लेकर के जो समझ विकसित होनी चाहिए, इसके लिए जिस ट्रेनिंग की जरूरत है, ये आज तक सरकार ने नहीं किया। अलबत्ता हमारे महिला संगठन ने जरूर ये किया है। हम लोगों ने चुनाव से पहले भी महिलाओं को उतारा है कि वोट मांगने आप खुद जाइए, और जीतने के बाद भी हम लोगों ने महिलाओं की ये मीटिंग की है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां हमारे अफवाह से या भाकपा माले से जुड़ी हुई महिलाएं जीती हैं, या दूसरे भी बहुत सारे दल, वो महिलाएं आज अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। वो जा रही हैं, गांव में जा रही हैं, वो सवालों को हल करने की कोशिश कर रही हैं, वो अधिकारियों से बहस कर रही हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। लेकिन फिर भी ये सच है कि इस मामले में अभी भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। इसमें समाज को भी थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा, सरकार को अपनी तरफ से ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और महिलाओं में भी ये सजगता जो धीरे धीरे आ रही है। आप पहले चुनाव में देख लीजिए, पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं जिस तरह से थीं, जो सिक्योरिटी रहती थी, आज महिलाएं काफी वोकल हैं और बोल रही हैं। आखिरी सवाल होगा मेरा ये कि बोलने की महिलाओं के लिए आप कोशिश कर रही हैं, अवेयरनेस भी पैदा कर रही हैं, सारी चीज़ें। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, आप जा रही हैं अफवाह के जरिए बहुत सारी जगह देखें, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी आपको मिली होंगी जो पॉलिटिकली अवेयर होंगी, जिनके अंदर सलाहियत भी होगी, लेकिन जिसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक भी मुस्लिम महिला विधायक नहीं है। इसका क्या रीज़न है? क्या पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि उनमें जो मुस्लिम महिलाएं उनके पास हैं, उनकी संगठन में, पार्टियों में, उनको भी आगे बढ़ावे ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं भी एम्पावर हो सके? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं सजग सचेत नहीं हैं।
मुस्लिम महिलाएं बिल्कुल सजग और सचेत हैं। हम लोगों ने देखा कि जो शाहीन बाग का आंदोलन चला, उसमें पूरे बिहार भर में मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से सामने आईं और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रही थी, हम लोगों की उस समय ये कोशिश थी कि ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे के रूप में लोग ना देखें, ये पूरे नागरिकों का सवाल है। और इसलिए हमने हर समुदाय के, हर धर्म की महिलाओं को हम लोगों ने इस दौर में कोशिश की कि वो उनके साथ बैठें, एक साथ प्रोटेस्ट में उतरें। तो एक ज़रूरत इसकी है कि आप अगर पूरे देश के स्तर पर देखें तो इस हिंदुस्तान के भीतर महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले अगर किसी ने काम किया है तो वो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने किया। जिस समय हिंदू औरतों के लिए ये कहा जाता था कि अगर वो पढ़ लेंगी तो धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और इसके कारण सावित्रीबाई फूले और उनके पति को घर से निकाल दिया गया। उस समय अगर उनके साथ कोई खड़ा हुआ तो वो उनके दोस्त उस्मान थे, उनकी बहन फातिमा शेख, उस्मान शेख, और उनकी बहन, वो उस्मान शेख ने अपनी बहन को कहा कि तुम भी पढ़ो, और ये दोनों हिंदुस्तान की सबसे पहली महिला टीचर बनी। दोनों ने एक साथ टीचर्स ट्रेनिंग की और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो इसलिए इस समाज में हम लोग तो लगातार इस बात को कहते हैं कि महिलाओं के भीतर एक बहनापे की जरूरत है। हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, आज किसी भी औरत के मान सम्मान पे जो हमले होते हैं, किसी औरत पे अगर बलात्कार होता है, तो हम समझते हैं कि वो हर औरत का एक ही दर्द होता है, एक ही तकलीफ होती है। इसलिए आज तमाम औरतों को एक साथ खड़ा होना होगा, अपने अधिकार के लिए बोलना होगा। और निश्चित रूप से हम लोगों ने तो महिला आरक्षण बिल जो पास होने की बात थी, जिसमें कोटा के भीतर कोटा की जब बात उठ रही थी, हमने इसका समर्थन किया। हम लोगों ने कहा कि भाई समाज में जो दलित महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक खासतौर पे मुस्लिम महिलाएं हैं, इनको आगे ले आने के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले स्वागत करेंगे हम लोग उसका। तो इसलिए हम कहेंगे कि निश्चित रूप से इस मामले में अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और हम लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इस प्रयास को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मीना तिवारी थी, एपुआ की महासचिव हैं, माले पोलिट ब्यूरो की मेंबर भी हैं। इन्होंने बहुत तफसील से बात रखी बिहार में महिलाओं के इशूज़ को लेकर के, महिलाओं की नुमाइंदगी को लेकर के, रोजगार के जो इशूज़ हैं, पलायन के इशूज़ है, और महागठबंधन किस तरह के मुद्दों को लेकर के इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी, उसे किस तरीके से लेकर आगे बढ़ेगी, उस पर इन्होंने तफसील से अपनी बात रखी। आइंदा दिनों में और भी इस तरह के इंटरव्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। जो रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन महताब के साथ मैं सैफुर रहमान।